रसायन विज्ञान भाग 2, जिसके अंतर्गत हम डिस्कस कर रहे थे हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन की, जिसके हमने 2 वीडियो आपको प्ले लिस्ट में प्रोवाइड करा दिए हैं। आप वहां से जाकर के उन वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ही ये वाला वीडियो देखना है, तभी आपको एक अच्छे से समझ में आएगा। अन्यथा ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ठीक से समझ में नहीं आएगी, क्योंकि पीछे से जब बेस कमज़ोर होता है तो भी दिक्कतें होती हैं। और हमने तो इसके पहला और दूसरा वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। आप वहाँ से समझ के आइए, वहाँ से देख कर के आइए, तभी आप यहाँ तक अच्छे से क्लियर समझ पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके आज की वीडियो के अंदर हमें पढ़ना है एल्किल हैलाइड की जो विरचन विधियाँ होती हैं उनके बारे में। तो एल्किल हैलाइड की विरचन विधियों को समझते हैं। सबसे पहला है इसके अंदर एल्केन्स के हैलोजनीकरण द्वारा। जो एल्कीन्स होते हैं, एल्कीन के हैलोजनीकरण द्वारा सबसे पहले आप इस जो एल्कीन्स है ना, उनके हैलोजनीकरण कराना है। अब एल्कीन्स तो आप जानते ही होंगे कि एल्कीन्स होते क्या हैं। एल्कीन वो होते हैं जिसमें कार्बन की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या दी हो, अर्थात कहने का मतलब जो हाइड्रोकार्बनिक यौगिक होते हैं उनको हम एल्केन कहते हैं। जैसे CH4 हो गया, है ना, C2H6 हो गया, इस तरीके के जितने भी कंपाउंड होते हैं वो सभी के सभी एल्कीन होते हैं। तो उन्हीं के द्वारा आज हम क्या सीखेंगे, उन्हीं का हैलोजनीकरण कराना है और देखते हैं कि किस तरह से ये क्रिया होती है। तो अब हम समझेंगे। पहला हमारे पास है CH4। ये CH4 जो है ये क्या है, मेथेन है। हैलोजनीकरण इसका कराना है, यानी कि हैलोजनीकरण का मतलब हो गया हैलोजनी, यानी कि Cl से, Br से, I से, फ्लोरो से। ये क्या होता है, ये हैलोजन तत्वों से इनकी क्रिया करानी है। याद रखना, हैलोजनीकरण कराते समय चाहे वो Cl से कराओ चाहे फिर आप Br से कराओ, हमें वहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये होगी कि बस उसमें सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होना चाहिए। तो यहाँ पर इसकी जो है हैलोजनीकरण का मतलब Cl2 से इसकी क्रिया हो जाएगी। इसको ऐसे समझ लेते हैं, 1 2 3 4। यहाँ पर एक कार्बन के संग में हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। देखिए यहाँ क्या आना है, यहाँ आना है Cl2 और H न्यू, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में। यहाँ होगा क्या, यहाँ से एक Cl, यानी कि इसके साथ से एक Cl निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या बनाएगा, यहाँ आपका बनेगा कुछ इस तरह से दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा। फिर अगली बार फिर यही होगा। देखिए यहाँ से फिर आप जाएंगे, आगे करेंगे तो इसके साथ में फिर से Cl2 से क्रिया और वही प्रकाश की उपस्थिति। फिर क्या होगा, फिर यहाँ से एक Cl निकलेगा, ठीक है। क्या निकलेगा, एक Cl निकलेगा। तो जैसे जैसे Cl निकालते जाओगे तो वैसे ही वैसे यहाँ पे बना क्या, देखो ये HCl जो निकला है वो एक साइड प्रोडक्ट बन गया। यहाँ देखिए यहाँ पे HCl निकल के आ गया, एक H निकला, 3 H बचे, 3 H आ गए, एक Cl हो गया। अब एक Cl ये निकलेगा तो यहाँ पर भी साइड प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि Cl कितना है, यहाँ पे 2 है। और जब Cl 2 होता है तो उसमें से एक Cl H की संग क्रिया करके HCl बनाएगा, यानी कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण करेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल गया। फिर क्या करना है, फिर से देखिए हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया एक HCl निकल गया, यानी कि एक Ca बचा, एक CH, एक ये बचा, यानी एक यहाँ बचा, एक यहाँ बचा, 2 Cl हो गए, ठीक है। कितने Cl हो गए, एक Cl यहाँ आया, एक Cl यहाँ आया। ऊपर वाला आता है तो आप ऊपर लिख दीजिए, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर से वही काम करना है, यानी Cl2 से फिर की इसकी क्या कराना है, हैलोजनीकरण, H न्यू। फिर क्या बनेगा,
फिर यहाँ पे साइड प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा यानी HCl बनेगा। और जब फिर से HCl बना यानी कि HCl कैसे बना, अब इस वाले हाइड्रोजन को यहाँ से लेकर के यहाँ से हटा देना है, ठीक है, ये हट गया। जब ये हट गया तो मेरे पास अब फिर क्या बचा, एक Cl, दो Cl और एक Cl यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। इधर क्या बच गया हमारे पास, H बचा है। और फिर से क्या करना है, फिर से इसका हैलोजनीकरण कराना है, यानी कि फिर से Cl से क्रिया Cl2 से और H प्रकाश की उपस्थिति में। अब ये Cl क्या करेगा इसके साथ में, ठीक है। अब ये वाला जो हाइड्रोजन है ये वाला, ये और ये, यानी कि ये और यहाँ से ये, ठीक है ना, इतनी चीज फिर क्या हो जाएगी, यहाँ से निकल के आ जाएगी। और जैसी निकलेगी तो फिर से क्या बनेगा, साइड प्रोडक्ट बनेगा। और साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, वही HCl साइड प्रोडक्ट बनेगा। तो जैसे HCl प्रोडक्ट बनता है लास्ट में क्या जाएगा, लास्ट में हमारे पास चारों तरफ क्या जुड़ जाएंगे, Cl 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 एंड Cl, ठीक है। तो इस तरीके की क्रिया होती है। अगर हम कुछ इसको समझना चाहें तो ये रिएक्शन जो देखो, जो थोड़ी मोटी बुद्धि वाले बच्चे होंगे ना वो तो कुछ ऐसे लिखे आएंगे अब क्रिया को, ठीक है। और जो तेज तर्रार बच्चे होंगे ना, जो हमारी क्लास से पढ़ रहे हैं ना, वो तेजी हो जाएंगे। तो ऐसे बच्चे इस तरह से ना लिख करके इस रिएक्शन को यूं लिखेंगे, देखो बेटे कुछ यूं लिखे आएंगे, ठीक है ना, यूं लिखेंगे, देखो CH3 Cl, फिर यूं Cl2 H CH2 Cl2 Cl2 H Cl3 फिर Cl2 H Cl4, ठीक है। तो बेटे ऐसे लिख के आनी है रिएक्शन आपको अच्छे से, ये भी सही है। ये तो उन बच्चों के लिए जो मोटी बुद्धि के, मंद बुद्धि के है ना, मंद बुद्धि के तो कोई नहीं रहने का। और फिलहाल ये रिएक्शन इस तरह से होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन हमारी कुछ यूं था, इस तरह से होती है। अब इसके जरा नाम देखिए, इसका नाम क्या है, इसका नाम है मेथेन, ठीक है, इसका नाम क्या होगा, मेथेन। यहाँ पे आओ तो इसका नाम क्या है, क्लोरोमेथेन। ये क्या हो गया, क्लोरोमेथेन बन गया। तो इसका नाम क्या हुआ, क्लोरोमेथेन, लिख दो क्लोरोमेथेन, ठीक है। यहाँ पे देखो क्लोरोमेथेन तो ये भी है, बट इसमें क्लोरीन कितने, दो हैं, तो इसका मतलब हो गया डाई क्लोरोमेथेन। यहाँ आ जाओ, यहाँ दो हैं तो डाई, और तीन हो गए तो क्या हो जाएगा, ट्राई क्लोरोमेथेन। और इसमें बेटे चार हैं तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रा क्लोरोमेथेन, ठीक है ना। इनके नाम आ गए समझ में, ठीक है। अब देखो पहला मेथेन, मेथेन का हैलोजनीकरण किया हमने, हमें क्या प्राप्त हो गया, टेट्रा क्लोरोमेथेन प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, टेट्रा क्लोरोमेथेन। अब चलिए अगली कहानी स्टार्ट करते हैं इसी के संबंधित। तो देखिए इसमें ये ध्यान रखना, ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है ना, ये जो पूरा प्रक्रिया जो हुई है उसमें, या इस प्रक्रिया, इस अभिक्रिया से जो प्राप्त जो उत्पाद है, उन उत्पादों के मिश्रण से प्रत्येक घटक को अलग करने के लिए ध्यान रखना बेटे, आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, आसवन विधि का। तो हमने क्या बोला कि इस, नोट करके लिख लो इस चीज को, इस प्रक्रिया में, इस प्रक्रिया में उत्पादों को अलग करने के लिए आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है।
प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किस विधि का प्रयोग किया जाता है? आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब हम अगले एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हो गया क्लियर? ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं एल्किल हैलाइड की विरचन विधियों में दूसरी विरचन विधि। देखिए दूसरे में हमने क्या लिख रखा? CH3 CH2 CH3 यानी C2H6 है, तो इसका नाम होता है एथेन। ठीक है, अब एथेन से जब हम विरचन कराते हैं तो क्या बनेगा, क्या निकलेगा, इस चीज को समझना है। ठीक है बेटे, तो देखो यानी यहाँ पर इसकी क्रिया हम Cl2 से जब कराते हैं, ठीक है, जैसे इसकी विरचन भी Cl2 से कराते हैं तो मैं यहाँ दो प्रोडक्ट बनाऊंगा। ठीक है, जो होशियार बच्चे होंगे वो तो समझ पाएंगे, नहीं होंगे तो उनको फिर मैं समझाऊंगा। CH3 CH और CH3 सिंगल बॉन्ड से क्या आ जाएगा? Cl। दूसरा बना रहा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और एक बनेगा Cl। ठीक है, तो इस कंडीशन में यहाँ ये दो प्रोडक्ट बने। अब कुछ तो बच्चे सोच रहे होंगे सर ये प्रभावी अभी कि दो दो प्रोडक्ट बना दिए। बिल्कुल दो दो प्रोडक्ट बनेगा। चलो इसके लिए हम समझ लेते हैं कि क्यों बना है दो दो प्रोडक्ट। देखो यहाँ पर जो भी हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो अगर यहाँ पर देखें तो ये जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन से जुड़े हैं, तीन इस तरह से जुड़े हुए हैं और यहाँ पे दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और यहाँ पे अगर देखा जाए तो फिर से तीन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो इन तीन हाइड्रोजन पे देखो तो ये और ये तो सेम है कि नहीं है? सेम। ठीक है, लेकिन यहाँ अगर देखते हैं तो यहाँ देखिए क्या है, ये जो कार्बन है ना ये प्राइमरी कार्बन है, यानी कि 1 डिग्री कार्बन, या फिर इसको हम प्राइमरी कार्बन कह देते हैं, प्राइमरी कार्बन एटम है। और ये वाला सेकेंडरी कार्बन एटम है, कार्बन एटम है, और ये वाला भी प्राइमरी कार्बन एटम है। ठीक है ना, ये दोनों क्या है? प्राइमरी कार्बन एटम है और ये कौन सा है? सेकेंडरी कार्बन एटम है। तो एक चीज याद रखनी है कि जो प्राइमरी कार्बन एटम से जितने भी हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो सब के सब क्या होते हैं? प्राइमरी हाइड्रोजन कहलाते हैं या 1 डिग्री हाइड्रोजन कहलाते हैं। इस चीज को बड़ा अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा, अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर सेकेंड कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन या वे हाइड्रोजन जो जिस कार्बन से जुड़े हैं वो कार्बन है सेकेंडरी कार्बन, यानी कि सेकेंडरी कार्बन एटम 2 डिग्री कार्बन एटम है, तो उस कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे तो वो हाइड्रोजन भी क्या होंगे? सेकेंडरी हाइड्रोजन होंगे। इसी तरीके से यहाँ देखो ये कार्बन कितना है? ये कार्बन एक अन्य कार्बन से जुड़ा है, इसका मतलब ये 1 डिग्री कार्बन है, प्राइमरी कार्बन एटम है। तो प्राइमरी कार्बन एटम से जितने भी हाइड्रोजन जुड़े हैं वो सभी हाइड्रोजन क्या होते हैं? प्राइमरी हाइड्रोजन कहलाएंगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक बात ये बताओ कि जब यहाँ पर ये तो रहा 1 डिग्री हाइड्रोजन, ये रहा 1 डिग्री हाइड्रोजन, तो ये सेम हो गए। अब यहाँ रहा 2 डिग्री हाइड्रोजन। अगर एक चीज बताई घर में, जैसे अगर घर में मान लो एक है थाली ये, एक है थाली ये, ठीक है, अब एक में तो गुलाब जामुन रखे हुए और एक में रख दिए लड्डू बूंदी वाले। ठीक है, और मैं मान के चल रहा कि किसी को लड्डू जो है बूंदी वाले वो पसंद नहीं है और एक को गुलाब जामुन बहुत पसंद है। ठीक है, और इधर लड्डू भी रख दिए एक जगह। ठीक है ना, यानी कि एक जगह खाली लड्डू हैं और एक जगह गुलाब जामुन है और लड्डू, दोनों चीजें हैं।
ठीक है, मान के चलता हूं कि गुलाब जामुन पसंद नहीं है किसी को, तो इन दोनों में अगर हम देखें तो क्या चूज करेगा, सबसे पहले क्या चीज लेगा, सबसे पहले जो गुलाब जामुन पसंद है तो गुलाबी जामुन खाएगा, है ना, लड्डू तो नहीं खाएगा। तो इसका मतलब सीधा सा है कि जब भी बंड हाइड्रोजन 1 डिग्री का है और या 2 डिग्री का है, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन की जो है इसकी चांस ज्यादा रहते हैं प्रोडक्ट बनने के, है ना। तो इसमें पहले यहाँ प्रोडक्ट बनेगा और फिर यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा दोनों से, लेकिन यहाँ पे चांसेस ज्यादा है, यानी इसकी मात्रा ज्यादा बनेगी। यहाँ पर क्लोरीन अटैक करेगा, ये जो Cl2 लिखा है ना बेटे, ये क्लोरीन सबसे पहले यहाँ अटैक करेगा, क्योंकि भाई जिसको जो पसंद होगी पहले उसी पे टूट पड़ेगा। तो लड्डू ना खा करके पहले गुलाब जामुन खाएगा, तो यहाँ गुलाब जामुन भी है और लड्डू भी है, यानी कि 2 डिग्री हाइड्रोजन जो है उसमें दोनों चीजें हैं। तो दोनों चीजों में पहले वहां जाएगा, पिज्जा देखेगा जाके कि कौन सी चीज हमारे पसंद की है, तो उसकी पसंद की पहले रसगुल्ले हैं तो रसगुल्ले पहले खा लेगा, गुलाब जामुन पहले खा लेगा, और बाद में बचा है लड्डू, तो लड्डू का टेस्ट तो बाद में करेगा, करे यार चल एक आध खा लेता हूँ, है ना। तो एक आध खाएगा तो कम खाएगा, उसको गुलाब जामुन ज्यादा सूख जाएगा। तो वही इस कंडीशन इस रिएक्शन में भी है, ठीक है। चलो अच्छा समझ में आया, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जो रिएक्शन बनी है, अगर मैं इसकी परसेंटेज मात्रा की बात करूं तो कितनी मात्रा में ये बनाता है, देखो ये जो बनता है ना, ये वाला साइड प्रोडक्ट कोई ज्यादा रिएक्टेबल है, ज्यादा क्रिया करेगा, इससे ज्यादा पसंद है गुलाब जामुन, तो इसका मतलब यहाँ ये बनेगा 55%, यानी कि 55% तो ये बना, 100 में 55% ये बनेगा और 45% बनेगा ये, बनेंगे दोनों, लेकिन इसकी मात्रा कम होगी, इसकी मात्रा अधिक होगी। अब इसका नाम तो पता है ना, बताओ जरा, एक देखो काउंटिंग कर लो, 1 2 3, ठीक है, इधर से काउंटिंग करोगे 1 2 3, यहाँ पर Cl जो है वो दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब इसको IUPAC नाम में लिख दो, ठीक है। तो इसको या फिर वैसे लिख दो, अगर सामान्य नाम लिखते हो तो इधर से देखिए ये 3 कार्बन की चेन, बीच वाले Cl, तो इसका नाम हो जाएगा आइसो। अब इसमें देखो कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, ठीक है। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप कहते हैं, प्रोपेन होता है वैसे तो इसका नाम हो जाएगा आइसो। अब एक हाइड्रोजन हटा है तो प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल, और यहाँ Cl लगा है तो Cl को क्या बोलते हैं, क्लोराइड, तो इसका सामान्य नाम हुआ आइसो प्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है। वैसे अगर देखें तो इसका IUPAC नाम में देखें तो इसका क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो एथेन, 2 क्लोरो एथेन, 3 कार्बन है, अच्छा सॉरी बेटा, प्रोपेन होगा, है ना, क्या हो जाएगा, प्रोपेन, ठीक है। यानी कि इसको क्या बोलेंगे, 2 क्लोरो प्रोपेन। वैसे इसको डिग्री में भी लिख सकते हैं, सेकेंडरी कार्बन है, देखो ये जिस हेलोजन तत्व जिस कार्बन परमाणु जुड़ा है वो अन्य 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, यानी ये कार्बन इससे भी जुड़ा है और इससे भी जुड़ा है, इसका मतलब इसको 2 डिग्री क्या लिख सकते हैं, 2 डिग्री प्रोपिल क्लोराइड भी लिख सकते हैं, ये भी नाम सही है, ठीक है। तो 2 डिग्री प्रोपिल क्लोराइड, ठीक है, मैंने तीनों नाम लिखा दिए, ध्यान से समझ लीजिए इस चीज का। यहाँ आ जाओ, इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम जो होगा नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड होगा, क्या हो जाएगा, नॉर्मल, या बन भी लिख सकते हो, तो 1 क्लोरो, IUPAC नाम में जाओगे तो 1 क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा। अगर वैसे देखते हो तो इसका 1 डिग्री भी बोल सकते हो या नॉर्मल भी कह सकते हो, तो सीधा सीधा लिख दो इसका, यानी कि प्रोपिल क्लोराइड, क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रोपिल क्लोराइड, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपिल क्लोराइड, ठीक है। इसको प्रोपिल क्लोराइड भी कह सकते हैं, या इसको 1 डिग्री या फिर 1 क्लोरो प्रोपेन, ठीक है, ये भी हो जाएगा, या फिर 1 डिग्री प्रोपिल क्लोराइड, 1 डिग्री प्रोपिल क्लोराइड, इसके नाम हो गए, ठीक है। अब हम तुम्हें कुछ थोड़ा सा आपके लिए कुछ समझदारी वाला काम करते हैं, देखो वो क्या है, वो ये है,
सबसे पहले जो एल्केन होता है ना, एल्केन में जो हाइड्रोजन परमाणु की जो विस्थापन सहजता का जो क्रम है वो क्या होता है। तो देखिए नोट में ये चीज याद रखनी है, क्या बोला गया कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन परमाणु की जो विस्थापन होता है ना एल्केन के अंदर, तो एल्केन में हाइड्रोजन परमाणु के विस्थापन सहजता का क्रम क्या होता है। देखो जो भी 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा वो सबसे अधिक विस्थापन होगा, 2 डिग्री वाले का उससे कम होगा, और 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री है ना, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन सबसे कम होगा। इसकी जो सहजता है, विस्थापन के जो सहजता का क्रम है, विस्थापन की जो सहजता का क्रम है ना वो ये होता है, ठीक है। इस तरह का ये क्रम होता है। सबसे ज्यादा विस्थापन 3 हाइड्रोजन दिखाएगा, 2 डिग्री वाला कम दिखाएगा, उससे भी कम दिखाएगा 1 डिग्री का। अब हम दूसरे को देखते हैं। एल्केन से जो हैलोजन की क्रियाशीलता का जो क्रम रहता है, जो 70वें आवर्त सारणी के 70वें ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उनके क्रम देखेंगे तो उनमें क्या आता है, एल्केन से, यहाँ पे लिखोगे एल्केन से X2 लिख दिया है ना, हैलोजन, ठीक। हैलोजन की जो क्रियाशीलता का क्रम है, क्रियाशीलता का क्रम, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हैलोजन की क्रियाशीलता का क्रम होता है वो होता है F2 का, ठीक, फ्लोरीन का। उससे कम होता है क्लोरीन का, और उससे कम Br का, और उससे कम I2 का, आयोडीन का, ठीक है। तो ये क्रम हमारा रहता है। इसके बाद दूसरे अगर हम बात करें कि एल्केन की जो क्रियाशीलता का क्रम है, एल्केन का, ठीक है। एल्केन के लिए देखिए, एल्केन, एल्केन की क्रियाशीलता का क्रम, ठीक है। एल्केन की क्रियाशीलता का क्रम क्या रहेगा, इसका क्रम जो 3 डिग्री एल्केन होते हैं उनकी क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है। 2 डिग्री जो एल्केन होते हैं उनकी थोड़ी 3 डिग्री से कम होती है, और 1 डिग्री जो एल्केन होते हैं उनकी क्रियाशीलता सबसे कम होती है, ठीक है। तो ये बातें कुछ याद करने वाली हैं, इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। इनको हमें पता होना चाहिए कि क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है, ठीक है ना। चलो नोट कर लिया, नोट करो। देखते हैं हम अपनी दूसरी विधि की विधि, जिसमें क्या है कि एल्केन पर सल्फ्यूरिल क्लोराइड यानी कि SO2Cl2 की क्रिया द्वारा, ठीक है, समझते हैं इसको। देखिए हमारे पास क्या है, कोई एल्केन रहेगा। एल्केन का मतलब क्या रहेगा, कोई भी हाइड्रोजन और जो कार्बन, जो हाइड्रोजन तथा कार्बन के द्वारा जो बना हुआ यौगिक होता है ना, यानी कि R बॉन्ड H। ये देखिए हमारे पास क्या है, एक कोई ये है एल्केन। अब इस एल्केन पे क्या करना है, हमें सल्फ्यूरिक क्लोराइड की क्रिया करनी है, ठीक है। किसकी क्रिया करनी है, सल्फ्यूरिक क्लोराइड। चलो सूत्र लिखते हैं, क्या है होता है हमारा SO2Cl2, ठीक है। ये होता है सल्फ्यूरिल क्लोराइड। क्या होता है, सल्फ्यूरिक क्लोराइड। क्या चाहिए, प्रकाश की, सूर्य की रोशनी में या प्रकाश की उपस्थिति में, और यहाँ पर ऑर्गेनिक कोई भी ऑर्गेनिक परऑक्साइड लेना पड़ेगा जो प्रेरक का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑर्गेनिक परऑक्साइड जो क्या है, एक उत्प्रेरक का काम करेगा, ठीक है।
इस चीज़ को ध्यान से अच्छे से समझ लेना। यानी कि हमें क्रिया इसकी जब करानी है तो ध्यान देना है कि इसमें से जो Cl2 हैं ये जो बॉन्ड टूटेगा और एक Cl इसमें का तो इसके संग जुड़ेगा, ठीक है, किसके संग जुड़ेगा, इसके संग, और एक Cl इसके संग जुड़ेगा, ठीक है। तो जब इसके संग H जुड़ा, H के संग जुड़ा एक Cl और R के संग जुड़ा एक R Cl, तो यहाँ पे तो बनेगा R बॉन्ड Cl प्लस और बनेगा HCl, क्या बनेगा, HCl, और क्या बनेगा, और बनेगा SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। यानी कि ये तीन चीज़ें बनेगी। अब चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं इसी से संबंधित। जैसे मेरे पास एग्जाम्पल है CH3 यानी कि CH4 है ना, मेथेन है। मेथेन की क्रिया हम करा रहे हैं सल्फ्यूरिल क्लोराइड से। जब सल्फ्यूरिल क्लोराइड से क्रिया कराते हैं तो प्रकाश की उपस्थिति में ऑर्गेनिक पराक्साइड की जरूरत है, यानी ये उत्प्रेरक का जो काम करेगा। इसके बाद बना क्या, देखो CH3 ये बॉन्ड टूटेगा और ये एक Cl यहाँ आएगा और एक Cl यहाँ आएगा, ठीक है। चलो यहाँ बना हमारे पास CH3, सिंगल बॉन्ड लगा के लिखो, चाहे तो ऐसे ही लिख दो Cl, ठीक है। तो ऐसे ही लिख दे रहा हूँ बिना बॉन्ड की, Cl प्लस बना HCl और बना सल्फर डाइऑक्साइड गैस। इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम हुआ क्लोरोमेथेन, ठीक है, क्लोरोमेथेन, या इसका नाम हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। तो ये है IUPAC नाम और ये है सामान्य नाम, ठीक है। इसको जानते ही हो, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। चलिए इसका अब हम दूसरा एग्जाम्पल और देख लेते हैं। चलो यहाँ देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अगर इसको देखें तो इसको शॉर्ट में लिखो, चाहे फिर डिटेल में लिख दो, है ना। तो पूरा क्या लिखना है, ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं C2H5 और सिंगल बॉन्ड H, यानी ये है एथेन। और एथेन की क्रिया फिर से किससे होनी है, फिर से होनी है सल्फ्यूरिल क्लोराइड। चलिए यहाँ H न्यू आ जाएगा, ऑर्गेनिक परऑक्साइड आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करेगा, उत्प्रेरक का काम करेगा, ठीक, क्या बनेगा, उत्प्रेरक का काम करेगा। बनेगा क्या, देखो यहाँ बनेगा C2H5Cl और बनेगा HCl और क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। क्या बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो इसके नामकरण अगर हम करें तो क्या नामकरण क्या हो जाएगा, इसका नामकरण क्या हो जाएगा, देखो IUPAC नाम में देखिए, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये जो प्रोडक्ट है इसका नाम है क्लोरो, 2 कार्बन है तो एथेन, क्लोरो एथेन, IUPAC हो गया। अब इसकी अगर सामान्य नाम की बात करते हैं तो सामान्य नाम क्या हो जाएगा, एथिल क्लोराइड, ठीक है, एथिल क्लोराइड, ठीक, समझ में आ गया, इस चीज को अच्छे से समझ गए। चलिए अगर अब हम चलते हैं अपने दूसरे, यानी कि विधि होगी हमारी तीसरी विधि पे, ठीक है। और वो तीसरी विधि क्या है उसको समझते हैं। देखिए अगला है तीसरी विचलन की विधि है हमारी, और वो क्या है कि एल्कीन पर HX यानी कि कोई भी अम्लीय, है ना, HX कोई अम्लीय कंपाउंड अम्लीय होगी की क्रिया द्वारा, देखते हैं किस तरीके से काम करता है। हमारे पास क्या है, कोई भी एक एल्कीन्स ले लेते हैं, एल्कीन्स का मतलब जिसमें डबल बॉन्ड होता है। तो चलिए पहले इसी को उठा लेते हैं, CH2 और डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस
HCl, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा है एथीन, ठीक है। क्या है, ये हमारा है एथीन, क्योंकि दो कार्बन की श्रृंखला होती है, चैन होती है, उसको एथेन कहते हैं। जहाँ डबल बॉन्ड लगता है वो एथीन हो जाता है। तो एथीन की क्रिया हमें किससे करानी है, HX का मतलब हो गया HCl ले लीजिए, ठीक है। HX का मतलब HCl से। तो यहाँ पर जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे किससे, HCl से, तो यहाँ क्या दिखेगा, देखिए यहाँ पर हमें मिलेगा, यानी कि ये बॉन्ड टूटेगा और एक बॉन्ड टूटेगा तो हाइड्रोजन एक साइड में चला जाएगा और Cl इधर एक साइड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन तो यहाँ जुड़ेगा, देखो कहाँ जुड़ेगा, दूसरे पॉइंट से लिख रहा, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ेगा और एक Cl जो रहेगा वो यहाँ जुड़ेगा। प्रोडक्ट क्या बना, प्रोडक्ट बना CH3 प्लस CH2 और यहाँ जुड़ गया C, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बना, प्रोडक्ट बना। या फिर इस तरीके से हम ना लिख करके इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे, इसको इकट्ठा कर दीजिए, या CH5 और Cl, इससे इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, जब हम इसके अलावा दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं तो इसका नाम तो पता ही होगा, ये एथीन कह लो या फिर एथिलीन कह लो इसको। इसका नाम की अगर हम बात करें तो ये एथीन भी है और इसको एथिलीन भी कहते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यहाँ CH3 CH2, इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्लोरो एथीन। क्या नाम है इसका, क्लोरो एथीन। तो इसको हम कहेंगे क्लोरो एथीन, ठीक है। वैसे अगर बोलें तो एथिल क्लोराइड, क्या हो जाएगा, एथिल क्लोराइड है ये। चलिए हम इसके और दूसरे एग्जाम्पल और देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमारे पास एक है CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दिया, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2। तो ये अगर देखते हैं, एक हाइड्रोजन कम करना पड़ेगा, ठीक है, अब सही है, यानी कि 3 2 5 और 1 6, 2 हाइड्रोजन को 8, ठीक है। अब इसकी क्रिया किससे करानी है, HCl से। तो इसकी जब क्रिया HCl से होती है तो देखिए क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ठीक है ना। ये बॉन्ड दोनों यहाँ पे जो लगे हुए हैं इसमें से एक बॉन्ड टूट जाएगा। अब एक बॉन्ड जो टूटेगा तो ये हाइड्रोजन तो यहाँ जुड़ना चाहिए कि Cl यहाँ जुड़ना चाहिए। अब समस्या ये आएगी, यानी कि किस चीज़ को आप यहाँ पर जोड़ोगे। तो देखिए इस कंडीशन में ना मार्कोनी नाम के एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था मार्कोनिकॉफ, ठीक है। उन्होंने बताया था कि जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले, ठीक है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के दोनों तरफ के अगर कार्बन अलग अलग यानी कि दो तरह के होते हैं तो योगात्मक क्रिया, योगात्मक अभिक्रिया में जुड़ने वाला जो पाई बॉन्ड होता है या पाई वाला जो भाग होता है उस कार्बन पर जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, ठीक है, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। समझ में आई कहानी, नहीं आई। देखिए इसमें एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, ये जो टूटेगा ना सिग्मा, तो इस पाई बॉन्ड पर वहाँ यानी कि ये Cl जो है ना वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। यहाँ पर भी तो बॉन्ड CH2 के संग भी जुड़ सकता है, इसके संग भी जुड़ता है, लेकिन हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, क्लोरीन कहाँ जुड़ेगा। ये बात मार्कोनिकॉफ ने बताई थी। उन्होंने कहा था कि जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के दोनों तरफ के देखा जाए, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन की संख्या या कार्बन अलग अलग हैं, ठीक है, कार्बन अलग अलग तरह के हों तो योगात्मक अभिक्रिया में जो जुड़ने वाला जो हमारा पाई बॉन्ड होगा, ठीक है, जुड़ने वाला जो पाई भाग होगा तो उस भाग कार्बन पर, उस भाग यानी पाई वाला जो भाग है उस कार्बन पर जुड़ जाएगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी। जैसे Cl है, ठीक है, यहाँ से Cl क्या करेगा, बॉन्ड तोड़ेगा अपना, ठीक है, ये Cl है और ये Cl यहाँ जुड़ेगा आके क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या है कम, और ये हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या है ज़्यादा, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहाँ इस चीज़ को देखिए, यहाँ बना
3 और यहाँ हो जाएगा CHCl, आप नीचे इसको लगा लो। फिर यहाँ बनेगा CH3। ठीक है, इस कंडीशन में हमारा क्या बनता है, प्रोडक्ट तैयार होता है बनके। और याद रखना एक बात किसने कही थी, मार्कोनिकॉफ ने, NKR। ठीक है, उन्होंने ही बात बताई थी मार्कोनिकॉफ ने। उन्होंने ही कहा था कि हाइड्रोजन वहां जोड़ना जहां पर जिस कार्बन से यानी डबल बॉन्ड लगा हुआ है ना, तो इसमें जो पाई बॉन्ड रह जाएगा, वो पाई बॉन्ड के दोनों तरफ के जो कार्बन की संख्या अलग अलग है, कार्बन अलग अलग होते हैं, तो हाइड्रोजन तो वहां जोड़ देना जहां पर जिस कार्बन से हाइड्रोजन की संख्या कम हो, और क्लोरीन नहीं, जहां पर क्लोरीन वहां जोड़ देना जहां पर हाइड्रोजन की संख्या जिस कार्बन से कम लग रही हो, और हाइड्रोजन वहां जोड़ देना जिधर की संख्या कार्बन के साथ में ज्यादा हो हाइड्रोजन की, है ना। तो ये इसकी कहानी थी। तो इतना हो गया। अब इसके नाम की बात करें तो नाम क्या हो जाता है, नाम देखिए, नाम इसका क्या बोलोगे, बोलो 1 2 3। सामान्य नाम देखो या आईपीसी नाम देखो, तो आईपीसी नाम में काउंटिंग करके इसका नाम लिखना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, 2 क्लोरो, 1 2 3 कार्बन की चैन है, तो 3 कार्बन को ट्रोप बोलते हैं, तो 2 क्लोरो प्रोपेन, इसका नाम हो गया 2 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, सामान्य नाम में क्या हो जाएगा, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, सामान्य नाम इसका एथिल क्लोराइड। फिर और अगर हम वैसे देखें इसकी डिग्री में बात करें, तो ये जो हैलोजन है यानी कि ये फंक्शन ग्रुप इस कार्बन से और ये कार्बन अन्य 2 कार्बन से, तो इसका नाम हो जाएगा 2 डिग्री एथिल प्रोपाइल। ठीक है, तो तीन है ना, तो प्रोपिल क्लोराइड होना चाहिए। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपिल क्लोराइड। और अगर वैसे देखें तो यहाँ बन जाएगा आपका 1 2 3, और 3 को 2 डिग्री भी लिख सकते हैं, तो 2 डिग्री है क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बन है और इसे जो है हैलोजन कहते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम 2 डिग्री प्रोपाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं, 2 डिग्री प्रोपाइल क्लोराइड, 2 डिग्री प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, चलिए नोट करिए जल्दी से, फिर अगली समझते हैं। तो चलिए अगली हम विधि देखते हैं। अगली विधि हमारी एल्कोहल पर HX की क्रिया द्वारा। एल्कोहल पर HX की क्रिया पे देखिए, हमारे पास कोई भी एल्कोहल है ROH है, इस पर क्रिया किसकी करानी है, HX का मतलब हो गया कोई भी ले लेते हैं HCl ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्रिया होगी हमारी HCl से। ठीक है, HCl से क्रिया होगी जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में। ठीक है, अब यहाँ जब क्रिया करते हैं तो देखो हाइड्रोजन यहाँ से Cl छूटेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, तो हाइड्रोजन Cl कहाँ जुड़ेगा, यहाँ से जो OH लिखा है ना, OH जो ग्रुप दे रखा है, तो OH और H यानी कि ये इतना निकल जाएगा, और निकल करके क्या बनाएगा उस चीज पे ध्यान देना। तो यहाँ बनेगा RCl और प्लस H2O। ठीक है, हमारे पास RCl बचेगा, या आप Cl को लिख सकते हो, यानी कि हैलोजन से क्रिया करा रहे हो तो हैलोजन यहाँ पे डाल दीजिए, यहाँ पे X कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर X रहेगा, और चल कोई बात नहीं, इस तरह से लिख दिया है ना। तो यहाँ ये चीज़ यहाँ से निकलेगी, तो यहाँ पर हम इसको ये लिख सकते हैं, और साथ ही साथ क्या बनेगा H2O बनेगा, यानी कि जल का निर्माण होगा। अब हम देखते हैं एक इसका एग्जाम्पल। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा साइड प्रोडक्ट है, इसको हम साइड प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है, यानी कि जल क्या बना, साइड प्रोडक्ट बना। यहाँ पर बनेगा हमारे पास RX। तो एक तो ये एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल क्या है, मान लो हम मेथिनल को ले लेते हैं ना, तो CH3OH ले लिया, क्रिया करा दी हमने H बॉन्ड X से, H बॉन्ड X का मतलब यहाँ पे HCl ले लिया। ठीक है, यहाँ से फिर हमने क्या किया, जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, ये उत्प्रेरक है। ठीक है, जिंक क्लोराइड क्या है, एक उत्प्रेरक का काम करेगा। यहाँ से देखिए फिर से क्या बनाना है, मुझे जल बनाना है, और C यहाँ जो Ca है ना वो कहाँ आ जाएगा, इसके संग आ जाएगा, तो यहाँ बनेगा CH3Cl, और इधर बनेगा साइड प्रोडक्ट में क्या बनेगा, जल बनेगा।
ठीक है, क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। इसके नाम की अगर हम बात करें तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे, बताओ इसको क्या नाम देंगे, इसका नाम है मेथिल एल्कोहल, ठीक है, या मेथेनॉल। तो इसका नाम हम क्या बोल सकते हैं, मेथिल एल्कोहल, ठीक है, या फिर इसको मेथेनॉल भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें ये HCl है, इधर CH3Cl बना, इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, इसका नाम दे सकते हैं क्लोरो मेथेन या फिर मेथिल क्लोराइड, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हमने आज की क्लास में हमने सीखा कि ब्रीचिंग की विधियां क्या होती है। तो ब्रीचिंग की विधियां मैंने 4 तक कंप्लीट किया है। इससे अगली ब्रीचिंग की विधियों में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं शुरू होती है। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, जिससे कि क्लास वाइज आपको वीडियो रेगुलर कंटिन्यू आपसे आपके लिए प्राप्त होता रहे, और प्राप्त होने के कारण ही आप सही से अच्छे से ढंग से पढ़ाई कर पाएंगे। और अच्छे नंबर पाने के लिए हमसे जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।